नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्पित कंसेप्ट में। तो जैसा कि पता है एसएससी का आपका एसएससी और सीजीएल दोनों के पेपर एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी दोनों के पेपर आपके आने वाले हैं। डेट आपकी एनटीपीसी के लिए दे दी। तो ये सीरीज मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए चालू कर रहा हूँ। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सीरीज हम चालू कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की आज और पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के हम क्वेश्चन लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उनके 4 ऑप्शंस को भी और उनके 4 ऑप्शन को भी डीपली में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन जो हैं अब वो आपके कवर हो जाएं। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी जो एक क्वेश्चन को डीपली में बिल्कुल डिस्कस करे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले मैं क्लास को चालू करने से एक बात और बता दूं, ये आपका स्पेशल बैच है आपका, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। एनटीपीसी का है, ताकि आप अगर शेयर करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए चालू करते हैं क्लास अपनी और क्वेश्चन लेते हैं अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना? सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। देखो, सबसे पहले जब आदि मानव थे तो उनके मनोरंजन का साधन था शिकार। वो ऐसा नहीं कि वो सब्जियां उगा रहे हैं और खा रहे हैं, उनका जो मेन काम था वो था शिकार। और शिकार से उन्हें क्या प्राप्त होता था? मांस प्राप्त होता, उसी को वो खा लेते। सेकंड नंबर पे बात करें इनके जीने का साधन, तो पहला तो मांस हो गया, और दूसरे नंबर पे इनका जीने का साधन जो था, मतलब खाने पीने का जो काम था, वो आपका जो फल होते हैं, कंदमूल वगैरह जो भी निकलते थे रास्ते में, उन्हें वो खा के अपना जीवन का गुजारा करते थे। चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? चलिए इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो, नवपाषाण काल की बात कर रहा है। अगर ये कहता कि लोगों द्वारा पाला गया प्रथम जानवर क्या था, तो वो हम लगा देते कुत्ता। लेकिन जैसे कि इसने बोल दिया कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था, तो हमारा इसका आंसर भेड़ हो जाएगा, कुत्ता नहीं होगा। क्योंकि कुत्ता जो व्यक्ति ने पाला था वो मध्य पाषाण काल में पाला था, मध्य पाषाण काल में पाला था। देखो 3 काल हैं आपके पाषाण काल में भी, क्या है आपके 3 काल हैं। सबसे पहला आता है आपका पूरा पाषाण काल। सबसे पहले क्या है आपका? पूरा पाषाण काल। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरे नंबर पे आता है आपका नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में आदमी ने, जो आदि मानव है, उन्होंने पहले क्या पाला था? कुत्ता पाला था। और नव पाषाण आते आते इन्होंने भेड़ पालना चालू कर दिया। भेड़ के साथ फिर इन्होंने बाद में सूअर पाला था। सूअर के बाद इन्होंने फिर दूध की आवश्यकता लगी होगी इन्हें, तो इन्होंने गाय और बकरी इन्होंने पालनी चालू कर दी थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? तो क्वेश्चन है सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया। तो हड़प्पाकालीन का मतलब है आपका, ये बात कर रहा है आपसे सैंधव सभ्यता की। किसकी बात कर रहा है ये? सैंधव सभ्यता की। सैंधव सभ्यता बोल दो, या इसी को आप बोल सकते हो सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोल सकते हो? सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो, सभ्यता से आपको यह पता चलना चाहिए कि सभ्यता में ये आ रहा है सभ्य वर्ड। सभ्यता में क्या आता है? सभ्य वर्ड। तो इसी से याद रखना कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सभ्य थे। क्या थे? सभ्य थे। जैसा कि हम आज का कल्चर देखते हैं, सफाई में ध्यान रखना, गलियां आज की देखते हैं बिल्कुल साफ़ होती है, बिल्कुल एक वेल मेंटेन मकान बना होता है, ईंटों का बना होता है। तो इसी तरह के लोग जो थे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे। लेकिन फिलहाल जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी, तो आधिकारिक तौर पर वैसे खोज की बात करें तो खोज की जो स्टार्टिंग है वो सन 1856 से चालू हो गई थी। आपको जैसा कि पता है कि भारत में प्रथम रेल लाइन जो डाली गई थी वो 1853 में डली थी। उसी रेल लाइन को डालते डालते 1856 में जॉन विलियम ब्रदर्स, 2 भाई थे, जॉन विलियम थे, ये दोनों भाई थे, इसलिए इन्हें जॉन विलियम ब्रंटर ब्रदर्स भी बोला जाता है। जॉन विलियम ब्रंटर ब्रदर्स भी बोला जाता है, इसे आप ध्यान रखना। क्या बोला जाता है? जॉन विलियम। इनका बुक में भी नाम मिलेगा आपको जॉन विलियम, लेकिन ब्रंटर भी नाम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ब्रंटर। लेकिन ये क्या थे? दोनों भाई थे। तो ये दोनों भाई जब रेल लाइन डाल रहे थे, तो रेल लाइन डाल लेते कहाँ से? कराची और लाहौर के एरिया में डाल लेते लाइन। तो रेल लाइन डालते डालते
इन्हें ज़रूरत पड़ी ईंट पत्थर की, तो वहाँ पर एक टीला था, पास में क्या था, एक इस तरह का टीला था। और अचंभे की बात यह है कि वहाँ के जो लोग थे उस समय वो इसी टीले से जो ईंटें प्राप्त होती थी, इसी टीले से जो ईंटें प्राप्त होती थी, इन्हीं ईंटों से वो अपना क्या बनाया करते थे, मकान बनाया करते थे। तो इसी टीले से इन्होंने ईंट उठाकर कहाँ डालना चालू कर दिया, इन रेलवे लाइनों पर डालना चालू कर दिया, क्योंकि आपको जैसे पता है कि रेलवे लाइन में पत्थर डलते हैं, तो उन्होंने क्या करा, इसी टीले से उठाकर इन्होंने ईंटें डालना चालू कर दिया। लेकिन उस समय इन्हें ये नहीं पता था ये सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब इसका नाम भी नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता है, बस उन्हें ये पता था एक टीला टाइप का है, उन्होंने बस ईंट डालना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, सन 1900 आधिकारिक तौर अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कभी थी, तो सन 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे उनका नाम था जॉन मार्शल। क्लियर है, उनका नाम क्या था, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने, क्लियर है, दयाराम साहनी ने, यानी दयाराम मैंने लिख दिया, दयाराम साहनी ने हडप्पा सभ्यता की खोज की थी। यानी प्रथम जो खुदाई हुई थी आधिकारिक तौर पर हडप्पा सभ्यता में, वो सन 1921 में हुई थी, जिसे किसने करा था, दयाराम साहनी ने कहा था। तो इसलिए हम कहते हैं कि हडप्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तो सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था, आपका हडप्पा नगर खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे नगर हैं, लेकिन सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था, हडप्पा नगर खोजा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अनार्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। अनार्य का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, एक तो वर्ड है आपका आर्य। आर्य का अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये बन जाता है अनार्य। आर्य जो लोग थे वो एक तरीके से ग्रामीण लोग थे। कैसे थे, ग्रामीण लोग थे। अब अनार्य क्यों कह दिया गया, अनार्य इसलिए कह दिया गया जैसे आज के टाइम में हम नगर का उल्टा ग्राम करते हैं, तो ग्रामीण गांव वाले लोग, और ग्रामीण का उल्टा कर्म करेंगे तो कैसे लोग, नगर वाले लोग। यानी अनार्य लोग कैसे थे, नगर वाले लोग थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके मकान ईंटों के बने होते थे, सड़कें बिल्कुल वेल मेंटेन होती थी। जैसा कि आज के टाइम में प्रॉपर्टी डीलर से अगर मकान खरीदोगे तो बिल्कुल बढ़िया सी सड़क बना के देगा, आपके घर के आगे एक बढ़िया सी सड़क निकालेगा, उसके चारों ओर मकान खड़े कर देगा, है नहीं, इस तरह के मकान प्लॉट बना देगा आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इस तरह रहते थे कि उनकी सड़कें बिल्कुल बढ़िया होती थी, सड़कों में नाली भी होती थी। अच्छा, सड़कें जो कटती थी वो समकोण में कटती थी। किस तरह कटती थी, समकोण में करती थी। इसी समकोण पद्धति को हम ग्रिड पैटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न। तो अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो सड़क होती है किस पैटर्न पर आधारित होती थी, तो ग्रिड पैटर्न पर आधारित होती थी। किस पर, ग्रिड पैटर्न पर आधारित होती थी, या समकोण भी इसे बोला जा सकता है। अब उनके मकान इस तरह होते थे भाई बने हुए, तो और मकान में क्या होती थी, हर मकान में से एक नाली निकलती थी, और वो नाली एक बीच में मेन नाली होती थी। उस नाली से निकल के आपका इसका जो पानी है वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाया करता था। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम अनार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग क्या थे, नगरवासी थे। क्लियर है, कैसे थे, नगरवासी थे, क्योंकि पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। और जबकि आर्य सभ्यता की बात करें तो वहाँ के लोग गाँव वाले थे जो कच्चे मकानों में रहा करते थे। हडप्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो हडप्पा की सभ्यता जो है आपकी कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि हडप्पा में कांस्य की मूर्तियां मिली हैं। कांस्य की मूर्ति कैसे बनती है भाई, तांबे की और आपकी टीन की। क्लियर है, तो हडप्पा सभ्यता के लोग को आप इस बेस पर कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कांस्य युगीन सभ्यता भी आप बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हडप्पा वासी लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्लियर है, किसका ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। तो बात करें इन्हें किस किस चीज़ की जानकारी थी, तो आप वो भी कंफर्म कर लीजिए। मैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि हडप्पा सभ्यता के लोगों को या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस किस चीज़ की जानकारी थी। तो डियर, हडप्पा सभ्यता के लोगों को देखो किसकी जानकारी थी, तांबे की जानकारी थी, टीन की जानकारी थी, और मैं लिख दे रहा हूँ सोने की जानकारी थी। सोना वो सोना नहीं जैसे आप सो जाते हो पढ़ते पढ़ते, सोना की जानकारी थी। चांदी की इन्हें जानकारी थी। और बात करें
कांसे की तो मैंने लिख दिया, शीशे की भी जानकारी इन्हें थी। अच्छा, अब आप बात करें धान वगैरह में, खाने पीने की चीज़ों में किस किस की जानकारी थी, तो इन्हें चावल की जानकारी थी। चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन से नगर से मिले हैं, तो उसका मैं बता दूं लोथल नगर से मिले। लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में है। मैं भी आपको एक मैप दिखाऊंगा, उस मैप में सारे नगर हैं, उस मैप से मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और समझा दूंगा। सरसों की जानकारी थी, किसकी थी, सरसों की जानकारी थी। मैंने दोबारा ये 3 लिख दिया, इसकी जगह मैं लिखना चाह रहा था गेहूँ और जौ। तो गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिले हैं वो इन्हें हडप्पा नगर से मिले। आप ध्यान रखना, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से, और गेहूं और जौ के कहाँ से मिले, इन्हें हडप्पा नगर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हडप्पा संस्कृति की मुद्राओं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हडप्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। देखो ये आपकी एक मुद्रा है, या इसे पक्की ईंट भी मान सकते हैं उस टाइम की। तो इसमें एक बीच में आपको व्यक्ति दिख रहा होगा बैठा हुआ, तो इस व्यक्ति के 3 सिर हैं। एक सिर ये है बीच में, एक ये है और एक सिर ये है। जैसा आपने देखा होगा ब्रह्मा जी का इस तरह है। और सींग वाला इसने क्या पहन रखा है, मुकुट पहन रखा है। क्या पहन रखा है, मुकुट। जैसा आप देख पाते होगे, आपने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो उसमें आप देख पाते होगे जो वो विलन है उसमें, वो इसी तरह का कुछ पहनता था। तो इस व्यक्ति को इन्होंने क्या किया, इस व्यक्ति को जो नाम दिया, इस व्यक्ति का नाम दिया पशुपति नाथ, या पशु, क्या नाम दिया इस व्यक्ति का, पशुपति नाथ। तो यहाँ के जो व्यक्ति थे वो किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति को इन्होंने शिव भी कहा था। क्या कहा था, शिव भी कहा था। तो इसका नाम क्या है आपका, पशुपति। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग जो पूजा किया करते थे वो किसकी किया करते थे, तो उसका नाम आप बता देना, पशुपति की पूजा किया करते थे। अब इस चित्र पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखो मैं दिखाऊं आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सींग लगेगा भैंसे जैसा। कैसे लगेगा, भैंसे जैसा। क्लियर है। अच्छा, और देखिए ऊपर आप देख पा रहे हो, तो देखो ये एक सींग वाला गैंडा लग रहा होगा। क्या है, ये सींग है, तो ये है आपका एक सींग वाला गैंडा। दूसरा यहाँ पर आ जाओ, तो ये आपको लगेगा क्या, बाघ। और ये ऊपर आपको देखो सूंड दिख रही है, ये आपकी क्या, हाथी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इसी चित्र से हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो ईंटें हैं या आपकी मुद्राएं हैं, उसमें क्या है आपका, गैंडा है, हाथी है, बाघ है। तो क्या नहीं है, गाय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, किस चीज का चित्र नहीं मिलता, गाय का चित्र नहीं मिलता। यानी यहाँ के लोग गाय को पाला नहीं करते थे, ऐसा भी कह सकते हैं, गाय को इन्हें पाला नहीं करते, गाय की इन्हें जानकारी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, मैंने दोनों क्वेश्चन डाल दिए। अच्छा, मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक बात और कर लेते हैं हम अपन। तो मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी लिपि कैसी थी। तो उनकी लिपि वो इस तरह लिखते थे, जैसे आप ये देख पा रहे होगे, मैं सांप सा बना रहा हूँ। क्या है ये, सांप सा। तो आप पहली लाइन देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी लिपि किस तरह थी, वो लिपि इस तरह, यानी दाएं से लिखना चालू करते थे और किस तरफ लिखते थे, बाएं। दाएं से बाएं उनकी लिपि चलती थी, यानी वो यहां से लिखना चालू करेंगे और इस तरह वो लिखते थे। किस तरह लिखते हैं, इस तरह। तो ये आप देख पा रहे होगे, दाएं से बाएं वो लिखा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी लाइन में आओगे तो दूसरी लाइन में फिर आ जाएगा बाएं से दाएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लिपि लिखा करते थे वो कैसे लिखा करते थे, दाएं से बाएं। दूसरा, इसी वाली मुद्रा पर आ जाओ, ये मुद्रा आपको देखो यहाँ पे चित्र से दिख रहे होंगे, ये लिपि ही है इनकी। क्या है, ये लिपि, कभी मछली बना दी, कभी कुछ बना दिया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनकी लिपि कैसी थी, लिखने का तरीका, पैटर्न क्या था, लिखने का पैटर्न तो ये था, लेकिन वो क्या बनाते थे, लिपि लिखते कैसे थे, वो लिपि लिखते थे चित्रात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी लिपि क्या थी, चित्रात्मक थी। कैसी थी, चित्रात्मक। और अब इस फिगर से एक चीज और देखो, क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ है। ये आपको सांप की आकृति जैसी दिख रही है, तो इस लिपि को ये सर्पिलाकार लिपि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्पिलाकार लिपि भी बोला जाता है। क्लियर है। तो आप क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी जो कॉइन है किस देवता की आकृति मिलती है। तो किसकी मिलती है, पशुपति की। देखो पशुपति की मिलती है, इंद्र की इन्हें जानकारी नहीं थी।
सही है। विष्णु आप बात करो तो विष्णु आपका वैष्णव धर्म में आएगा भी आपका। और इंद्र जो आएंगे वो आपके आएंगे आगे वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता के जो इन हैं आपके एक तरीके से पूजनीय वो इंद्र हैं। और इंद्र के बाद वैदिक सभ्यता में आप बात करेंगे अग्नि की। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसे आगे ही डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, वही क्वेश्चन है, किसकी करते थे? पशुपति की। किसकी करते थे भाई? पशुपति की। सही है, पशुपति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की? देखो, खोज करने की बात करी, सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की। अगर आधिकारिक तौर पर बात करें तो वो आपकी इसने ही की थी, दयाराम साहनी ने। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा ए कनिंघम ने। किसने? ए कनिंघम। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, याद रहेगा आपको। तो चलिए इसके बारे में जरा सुन लीजिए। देखो, सन 1853 में जब रेल की पटरी पड़ी भी नहीं थी, तो सन 1853 में ए कनिंघम जो थे वो हड़प्पा की तरफ गए थे। लेकिन उस समय हड़प्पा का नाम, उस स्थान का नाम हड़प्पा नहीं था। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा था? हड़प्पे के टीले का उन्होंने क्या करा था? एक इंक्वायरी टाइप की करी थी। हड़प्पा का टीले का क्या करा था? एक सर्वेक्षण किया था। और सर्वप्रथम इन्होंने ही, कनिंघम ने ही हड़प्पा का क्या बनाया था? हड़प्पा नगर का क्या बनाया था? हड़प्पा नगर का मानचित्र बनाया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है आपका। और मैं बताऊं तो आरओ के पेपर में ये पूछा भी गया है। तो ए कनिंघम ने ही सबसे पहले हड़प्पा नगर का क्या बनाया था? मानचित्र बनाया था। दूसरी पॉइंट इसमें ये याद रखना कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ए कनिंघम को। दूसरा क्वेश्चन ये कि भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदलकर कर दिया गया था भारतीय पुरातत्व, सॉरी मैं जरा गलत लिख दिया मैंने, इसका नाम बदलकर बाद में कर दिया गया था भारतीय, मैंने इससे भाषा से समझ जाओ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसका नाम कर दिया गया था। उस समय भारत का लॉर्ड या गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो भारत का लॉर्ड था वो क्या था? कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया था। आई होप अगर इतनी चीज़ याद कर लोगे आप तो आपका काम चल जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ बताई है मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया कि भारतीय सर्वेक्षण का यहाँ पे पूछना चाह रहा है, सभ्यता का मतलब, भारतीय सभ्यता का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो आपको पता है क्या नाम है इसका? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी? नगरीय, ये मैं बता चुका हूँ। और जबकि जो वैदिक सभ्यता है, यानी वैदिक सभ्यता को आर्य की सभ्यता भी बोला जाता है, वो कैसी थी? ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा मैं अगली क्लास में। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ब्राह्मी नहीं थी, द्रविड़ नहीं थी और हड़प्पा नहीं की थी। कैसी थी? अभी तक सही पहचान नहीं हो सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी अभी सही पहचान नहीं हो सकी है, इसलिए हम इसका ऑप्शन लगाएंगे क्या? डी, क्योंकि इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन पढ़ने का प्रयास किसी व्यक्ति ने किया था, वो आप मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किसने किया था। फिलहाल इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन आप ये बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन ये आरओ के एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टेला कहा जाता है? तो मृतकों का टेला कहा जाता है भाई मोहनजोदाड़ो को। माँ से मोहनजोदाड़ो, माँ से मृतकों का टेला, माँ से मोहनजोदाड़ो। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? चलिए मोहनजोदाड़ो, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे कि हड़प्पा का नगर कहाँ है, मोहनजोदाड़ो कहाँ है, लोथल कहाँ पर है, चानुदोड़ो कहाँ पर है, सुतकांगेडोर कहाँ पर है, आलमगीरपुर कहाँ पर है। इस तरह के जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर खोजे गए हैं, ये नगर आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं इसके लिए आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, वहाँ पर मैं बताऊँगा और वहाँ पर मैप के जरिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन सा नगर कौन सी जगह है, कौन सी नदी पर है। तो चलिए पहले मैप को देखते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, वैसे इस बहुत बड़ा मैप है, ये सारा जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का है। सबसे पहले तो इस मैप में आप ये समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है। तो ये बात करें तो ये आपका है पाकिस्तान, ये है आपका अफगानिस्तान। क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके अफगानिस्तान में प्लस पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ बात करें भारत में, तो 3 जगह ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। पाकिस्तान में केवल आपका 2 स्थान पड़ते हैं, जिसे मैं लिख देता हूं। फिलहाल बात करते हैं पहले हम छोटे जो आपके मेन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर आ गया वो एक ये आ गया। अब हड़प्पा नगर के बारे में आप देखो इसका आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लेना। हड़प्पा नगर कहाँ पर है? हड़प्पा नगर पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में है। लिख लेना से, हड़प्पा नगर कहाँ पर है? मांडगोमरी जिला। कहाँ पर? पाकिस्तान का मांडगोमरी जिला। नदी की बात करें तो हड़प्पा, ये जो आपकी नदी आ रही है, ये कौन सी नदी आ रही है आपकी? सिंधु नदी। तो ये कौन सी नदी पर है आपका? सिंधु नदी पर है। देखिए ये जो नदी है आपकी, ये कहाँ है आपकी? सिंधु नदी पर। क्लियर है? ये है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदाड़ो ये है आपका, मोहनजोदाड़ो आपका ये है। क्लियर है? तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। और इसका प्रांत कौन सा पड़ता है? तो देखो, जैसे आज के हमारे यहाँ हम बोलते हैं स्टेट, ऐसी पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर, सासे सिंध, सासे आपका सिंध प्रांत और आपका सासे सिंधु नदी। तो मोहनजोदाड़ो आपका कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में। आपका कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। और जिला कौन सा आपका? लरकाना जिला। क्या नाम है इसका? लरकाना जिला। और एक और बात मैं आपको बता दूं, चलिए बस इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अब आपका एक क्वेश्चन ये है जो मैंने चानुदुड़ो बताया। चानुदुड़ो भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी याद रखना। चानुदुड़ो भी कहाँ पड़ता है आपका? देखो ये मैं आपका एक चीज़ बना देता हूँ यहाँ पर। ये लगभग ये पूरा एरिया ये आपका इंडिया है। क्या है? ये इंडिया है। तो इंडिया में ये सारे आपके पड़ गए। क्लियर है? और ये चानुदुड़ो आपका कहाँ पड़ गया? ये चानुदुड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ गया। आमरी भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमरी भी कहाँ पड़ गया? पाकिस्तान में है आपका। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट है सुत कांगेडोर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वाला जो है आपका ध्यान रखना, ये आपका सबसे आपके सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसे बोलते हैं, इसका नाम है आपका सुत कांगेडोस। क्या नाम है इसका? सुत कांगेडोर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे मैंने लिख रखे हैं, देखिए ये है आपका। सही है? सर्वाधिक देखो दक्षिणी बिंदु का है दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और सबसे जो पश्चिमी स्थल है वो क्या है आपका? सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के ही। आगे बात करें आप सबसे पूर्वी स्थल, तो वो है आपका आलमगीरपुर में, मेरठ में, हिंडन नदी पे। नदी भी देख लो, इसका नदी मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ। सुत कांगेडोर जो है वो आपका दास नदी में है। सारी की सारी जितने भी नगर हैं सब ये नदी के किनारे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मुख्य साधन था जीवन यापन का वो क्या था? कृषि था। वो शिकार नहीं करते थे, वो क्या करते थे? कृषि करते थे। क्योंकि कोई भी नगर अगर आपका, जैसे ये नदी ले लेता हूँ, अगर यहाँ पर आपका हड़प्पा नगर बसा हुआ है, तो हड़प्पा नगर बसा हुआ है तो नदी पास में है। जब नदी पास में, तो इनका मेन जो आपका व्यवसाय होगा, वो मेन काम क्या होगा? कृषि करना। तो यहाँ के लोग कृषि करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इसलिए सारे के सारे नगर, सिंधु सभ्यता के सारे नगर कहाँ हैं? किसी न किसी नदी के किनारे हैं। इसी तरह बात करें आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर आपका मेरठ में एक नदी है, हिंडन नदी। कहाँ पर है? हिंडन नदी में। बात करें मांडा, तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। अब बात करें दायमाबाद, जो है दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ये गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। क्या नाम है? प्रवरा। तो ये आप याद कर लेना। और आगे एक चीज़ ये है, इसे भी आप याद रख लेना कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? लरकाना जिले में। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। हड़प्पा कहाँ है? मांडगोमरी जिले में, पाकिस्तान में। ये वाले इलाके कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भी इलाका कहाँ है? पाकिस्तान में। मैं लिख दे रहा हूँ। ये कहाँ है आपका? इंडिया में। कहाँ पर है आपका? रोपण, इंडिया में। और इंडिया के कौन से उसमें? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। क्लियर है? पंजाब कहाँ पर है? पंजाब में, रोपण जिला। रासे रोपण और रासे रोपण। और पंजाब में आपकी सतलज नदी बहती है, वो भी हमने लिख दिया। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कौन सी नदी है आपकी? जिला कौन सा है आपका? गंगानगर जिला।
और नदी कौन सी है, घग्गर नदी। लोथल आपका कहाँ, गुजरात में, अहमदाबाद में। नदी कौन सी है, भोगवा नदी। सुतकांगेडोर आपका हो गया बलूचिस्तान, नदी कौन सी है, दास नदी। बालाकोट याद रख लेना, बालाकोट अरब सागर में है। और ये भी आपका अच्छा पॉइंट है, इसे भी याद रखना। सोतकाओ कहाँ पर है, ये भी अरब सागर में। ये भी आपका कहाँ है, सब ये आपका पाकिस्तान में, सही है। सब कहाँ है, ये पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है इसमें, ये भी पाकिस्तान में। और हिंडन ये आपका मेरठ में हो गया, इंडिया में। कहाँ पर, मेरठ में, लिख दिया मैंने यहाँ पे। रंगपुर से कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गुजरात में है। कहाँ, कौन सी नदी पर, मादर नदी पर। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट, आप याद कर लेना इसे। आगे आप ये याद करना कि हडप्पा नगर की खोज किसने की थी, तो दयाराम सानी ने सन 1921 दे दिया। मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने। जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना। रोपड़ की पूछ लेगा यगदत्त शर्मा ने। लोथल की रंगनाथ राव ने। और एक ये नीचे सबसे इंपॉर्टेंट आपका धोलावीरा, जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धोलावीरा आर.एस. विस्ट ने की थी। किसने की थी इसकी खोज, आर.एस. विस्ट ने की थी। दूसरा चानूदड़ो आप याद रख लेना, और सुरकोटता भी आप याद रख लेना। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन की तरह, आलमगीरपुर याद रख लेना, खोज पूछ सकता है इसकी, क्योंकि हिंडन नदी पर है, भारत का इलाका है, पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन हम चालू करते हैं, जो क्वेश्चन हम लगातार कर रहे थे। एक बार ये और देख लो, देखो लोथल नगर कहाँ है आपका, लोथल नगर को हम लोकेट कर दे रहे हैं। ये आपका क्या है, ये आपका लोथल नगर, रंगपुर भी इसके पास ही है। लोथल नगर को आप बोलते हैं डॉकयार्ड, यानी आपका पतन नगर भी बोला जाता है, सही है। और आपका जो क्या नाम है उसका, मैं थोड़ा नाम भूल गया, कालीबंगा। कालीबंगा आपका लगभग यहाँ पड़ता है, कालीबंगा यहाँ पड़ता है। और सॉरी, कालीबंगा नहीं आपका, हाँ कालीबंगा यहाँ पड़ता है। यहाँ पर गलत दे रखा है, या फिर ऐसा होगा राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान का इलाका होगा, क्योंकि ये पंजाब हो गया, ये वाला इलाका पंजाब हो गया, तो पंजाब के नीचे ये वाला कालीबंगा होगा, सही है, कालीबंगा होगा। घग्गर, ये वाली नदी फिर कौन सी होगी हमारी, घग्गर नदी होगी। कौन सी नदी होगी, घग्गर। थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसने, क्योंकि ये मैप आज का नहीं है, मैप ये बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे लगता है आप सारे क्वेश्चन निपटा लोगे, काफ़ी चीज़ बता चुका। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो आप पता है मोहनजोदड़ो कहाँ है आपका, पाकिस्तान में है। और सिंध प्रांत उत्तर प्रदेश में, ये इंडिया में तो है नहीं, तो क्या हो गया इसका आंसर आपका सिंध प्रांत। चलिए आगे देखते हैं। हडप्पा सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ पर है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बताइए इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, और नहीं पता तो देखिए। देखो इसका आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। क्या आंसर है इसका, मोहनजोदड़ो। तो अनाज संग्रह करने वाला जो स्थान मिला है वो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमरी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, और मैंने पीछे मैप दिखाया था, तो आपको पता होना चाहिए। आमरी जो हडप्पा सभ्यता का स्थल है, किस प्रांत में स्थित है, तो आमरी जो है आपका ये सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिंध प्रांत में। पीछे मैप दिखाया था, उस मैप को देखना, बैक करके वीडियो को बैक करके थोड़ा सा उस मैप को देखना। वहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो के नीचे मिलेगा चानूदड़ो, चानूदड़ो के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपका आमरी। क्लियर, सो अमरी बोलेंगे इसे, वहाँ पे अमरी लिखा है, लेकिन ये वही चीज़ है, सही। राजस्थान में है नहीं, गुजरात में है नहीं, और बलूचिस्तान हमें पता है, बलूचिस्तान में एक ही है। क्लियर है। तो उस मैप को एक बार देख लेना पीछे जाके। सबसे पहले आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा, मोहनजोदड़ो के नीचे थोड़ा दक्षिण में आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, या मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो यह दिखा नहीं रहा, आप देख लेना, थोड़ी वीडियो को पीछे करके आप देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। देखो फिर वो ये बात आ गई, मुख्य धंधा इनका क्या था, मैं बता चुका हूँ, कृषि। क्योंकि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं, सारे के सारे नगर किसी न किसी नदी के किनारे, और नदी का जब पानी आता है तो हम पानी के सहारे क्या कर सकते हैं, उनसे खेती वगैरह कर सकते हैं। और नदी के पानी से जो हमारी मिट्टी है वो उपजाऊ भी बनती है। तो जब उपजाऊ मिट्टी बनेगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कृषि ही करेंगे। क्लियर। और मुख्य व्यवसाय ये था। दूसरे नंबर की पर बात करें तो आपका व्यवसाय व्यापार भी था, वो व्यापार भी करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का बता चुका हूँ, पतन नगर क्या था आपका, लोथल था। कहाँ पर है आपका, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो वही बात मैं बता रहा हूँ, मैप देख लेना एक बार, फिर इसमें देखना। तो मैं बताऊं कि हडप्पा आपका भारत में नहीं है,
कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो बस यही है, हडप्पा आपका भारत में नहीं है, कालीबंगा आपका राजस्थान में, रोपड़ आपका कहाँ है, पंजाब में है, सॉरी ऊपर कर दिया, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, कालीबंगा क्या है आपका राजस्थान में है, और रंगपुर कहाँ है, रंगपुर आपका भाई गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है, तो हडप्पा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा एक हडप्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो वो ये कि हडप्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। पूर्वी सभ्यता से सीमा कहाँ पड़ेगी, पूरब में पड़ेगी, तो पूरब में क्या है, हडप्पा सभ्यता के पूरब में है आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये मेरठ में पड़ता है, और कौन सी नदी पर है, हिंडन नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चलो एक पॉइंट और आया अभी, डाबरकोट कहाँ पड़ता है, डाबरकोट के बारे में मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपको मैंने कालीबंगा बता दिया, लोथल बता दिया, डाबरकोट आप मुझे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और बताओगे अगर आप बताते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन भी करूँगा। देखो ऑप्शन के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। अगर हमें चारों में से थोड़े बहुत भी ऑप्शन का अनुमान हो जाता है, तो जो हमारा गलत होने वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा थोड़ा ट्रिक लगा के, वो भी हमारा थोड़ा हम तुक्का भी लगाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाता है। क्योंकि देखो अब मैं बता दूं, ये एनटीपीसी का पेपर है, और एनटीपीसी के पेपर में आप गारंटी से मैं कह रहा हूँ आप प्री तो निकाल दोगे, सीबीटी फर्स्ट तो निकाल दोगे, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो सीबीटी फर्स्ट पे नहीं बनेगी, सीबीटी 2 पे बनेगी। और सीबीटी 2 में मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, अगर 80% क्वेश्चन आप सही करते हो तो आप अपने आप को सिक्योर मान के चलना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, लॉकडाउन चल रहा है और सभी के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हडप्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मांडा के बारे में बताओ तो मांडा सबसे उत्तरी बिंदु है हडप्पा सभ्यता का, जो जम्मू कश्मीर में है, ये भारत में है। बालाकोट नहीं है भारत में, यही आंसर है इसका, बालाकोट नहीं है। अब बात करें हुलास और सुरकोटता, भारत में नहीं था, तो भाई भारत में नहीं था सही, तो कौन सा नहीं है, बालाकोट ही नहीं है, बालाकोट ही है सही है, बालाकोट यहाँ पर नहीं है। तो बालाकोट है कहाँ भाई, बालाकोट है कहाँ, तो बालाकोट है पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में। अगर पाकिस्तान की तरफ जाओगे तो पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में देखना आपको बालाकोट मिल जाएगा। चलिए, और कहाँ पर मिलेगा बालाकोट, बलूचिस्तान, कहाँ पर मिलेगा, बलूचिस्तान में। अब बात करें भाई हम बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन जब इसने दे दिया तो बी ऑप्शन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में पीछे हमें नहीं पता। अब दूसरा आपका हुलास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2 के बारे में नॉलेज है। अगर हम यहाँ पे तुक्का लगाते हैं तो हमारे 50% चांस, फिलहाल मांडा तो हम बिल्कुल नहीं लगाते, इतने आप बेवकूफ़ नहीं हो गए, शायद पढ़ रहे होगे, मांडा तो बिल्कुल नहीं लगाते, लेकिन आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, हुलास, सुरकोटता और बालाकोट। यहाँ पे आपके 25% के चांस बन जाते हैं कि आप गलत भी कर सकते थे क्वेश्चन। क्लियर है, तो हम इसमें बी और ऑप्शन सी के बारे में हम इसे देखते हैं जरा, बी और सी ऑप्शन जो है, यानी सुरकोटता और हुलास कहाँ पर पड़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको सुरकोटता कहाँ पड़ता है। तो सुर जो कोटता है वो आपका लोथल से थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे, तो लोथल से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपका सुरकोटता पड़ जाएगा सही। ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ। सुरकोटता आपका कहाँ पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा, और कहाँ पड़ेगा, भारत में पड़ेगा। सुरकोटता, सुरकोटदा सी, सुरकोटदा। अब आ गया आपका आ गया हुलास कहाँ पड़ेगा, तो भाई हुलास पड़ेगा आपका रोपण के पास पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, रोपण के पास, तो लगभग मैं यहाँ पड़ेगा आपका हुलास। क्लियर है, तो अच्छे पॉइंट थे, मैप में नहीं थे इसमें, तो इसलिए आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि जब ऑप्शन में दे दिए तो समझ जाओ ऑप्शन में देने का मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरकोटता भी मिल गया हमें, हुलास भी मिल गया, मांडा का आपको पता है, तो बालाकोट आपको मैप में दिखा हुआ है। इसका आंसर फिलहाल क्या है, बालाकोट। आगे बढ़ते हैं। हडप्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, तो हडप्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये मैं बता चुका हूं आपको कि किस किस की जानकारी थी। तो आपको पता है आग की भी जानकारी थी, गेहूं की भी थी, कुम्हार के चाक की भी थी, ये तो मिले हैं वहां पे, लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपूर्व सभ्यता किसके प्रमाण के कारण कहा जाता है, तो बर्तन के कारण कहा जाता है। क्या आंसर है इसका, बर्तन के कारण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में सही है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के, देखो पहला ऑप्शन देंगे, उनके घर ईंटों के बने थे, ये तो बिल्कुल सही है।
सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में ही, ये सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में, बहुत बड़ा नगर था मोहनजोदाड़ो। मूवी देखोगे तो वहाँ पर आपने देखा, उस मूवी में देखना सभा लगती थी जिसमें सभी लोग आते थे और अपना मत रखते थे, व्यापारी वगैरह सब आते थे, जिसमें विलन टाइप का जो सींग पहनता। मोहनजोदाड़ो एक बार मूवी देखना, वहाँ पे सभा लगती थी, तो सभा भवन समझ जाओ वहीं मिला है मोहनजोदाड़ो में। सी का ऑप्शन है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। देखो घर जब बनाते थे वो लोग तो उनका घर होता था इस तरह का, और उसमें लगभग चारों ओर मतलब लगभग 4-5 रूम होते थे इस तरह। यहाँ पे जैसे ये रूम बना दिए इन्होंने, ये रूम हुआ करते थे इस चारों ओर, और बीच में क्या होता था, खुला मैदान होता था, खुला मैदान होता था। तो क्या होता था, ये चौक होता था, खुला चौक होता था। ये यानी सी बी ऑप्शन हमारा सही है। अब रहा उपयुक्त सभी, यानी हमारा आंसर क्या है इसका, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है, तो भाई बताओ इसका ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ किसका है, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो आई होप आप बता रहे होगे या सोच रहे होगे। फिलहाल इसका सुंदर मूर्तियाँ, पता नहीं मूर्तियाँ सुंदर तो नहीं बनाते थे, फिलहाल मूर्तियाँ वो बनाया करते थे क्योंकि मूर्ति प्राप्त हुई है। धर्म और दर्शनशास्त्र के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, इसमें दी नहीं है। आर्थिक और सामाजिक सुधार का बारे में नहीं पता, तो इसमें मेन जो है आपका शहर योजन प्रणाली, सबसे मेन पॉइंट हमें देखना है शहर योजन प्रणाली, क्योंकि वो शहरों के उनके जो थे नगर शहर के रूप में थे, नालियाँ वगैरह थी पक्की। यहाँ तक जो आज के टाइम में हम पूल बनाते हैं, स्विमिंग पूल होते थे, तो वो उस समय वहाँ भी हुआ करते थे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें मिलता है पुरातात्विक, यानी हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा तो उसमें हमने खुदाई करी है। जो भी वो नगर दब चुके हैं, जो नगर हैं हड़प्पा नगर या मोहनजोदड़ो नगर, वो जो नगर दब चुके हैं उनकी सफाई करके हमने उन्हें उभारा है, यानी हमने उनका क्या करा है, उत्खनन किया है। ताम्रपत्र से नहीं मिलती, साहित्य कोई लिखित है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 27। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था। क्लियर है भाई, तांबे का उपयोग किया गया था, जब भी तो कांसा बनाने में समर्थ हुए थे वो, तो सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया का मैप है, तो इससे मैं शायद कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने लगा दिया था, मैंने सोचा बताना पड़ेगा इसमें कुछ। फिलहाल ये मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं सब कुछ रफ कर देता हूँ, रफ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने 2 इलाके नहीं लिखे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अभी तक सभ्यता मिली है वो हमें 4 सभ्यता मिली हैं, जिसके बारे में हम एक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो मैं 3 सभ्यता और बता दूं आपको। एक तो है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये सभ्यता कौन सी नदी पर है, ये सभ्यता जो है आपकी दजला फराद, गलत लिख दिया मैंने, दजला फराद कौन सी नदी पर है, दजला फराद। पहली सभ्यता ये हो गई। सिंधु सभ्यता तो हम पढ़ रहे हैं। दूसरी सभ्यता हमें मिलती है मिस्र की सभ्यता। क्या मिलती है, मिस्र की सभ्यता। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो सिंधुवासी लोग थे उनका व्यापार करने का काम था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किसके साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ इनके सिंधु सभ्यता के जो क्वाइन हैं या जो मुद्राएं, वो कुछ मुद्राएं मेसोपोटामिया की सभ्यताएं पाई गई हैं। तो इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ क्या करते होंगे, व्यापार क्या करते होंगे। तो हम बात करें मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी पर है, नील नदी पर। नील नदी आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी है, और जो भूमध्य सागर में गिरती है और निकलती कहाँ है, विक्टोरिया झील से, और ये नदी है कहाँ, अफ्रीका में है। क्लियर है। एक तो भारत की लंबी नदी आती है वो नील नदी है, एक आती है सबसे बड़ी नदी विश्व की, तो वो है, सॉरी भारत की नहीं बात कर रहा, विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, नील नदी, जो कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में आपको, बड़ी नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, अमेजन। चलो मिस्र की सभ्यता हो गई। अब हम
तीसरी सभ्यता की बात करें, चीन की सभ्यता, तो चीन की सभ्यता जो है वो कौन सी नदी पर है? हांगसी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? हांगसी नदी पर। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है, सारी बातें जो मैंने बोली हैं उन्हें आप कान में डालो। इसी वीडियो को आप एक बार और देख लेना, 2-3 बार देख लेना, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया, इसे भी आप पढ़ना, ये भी आपको पढ़ना ही है। कौन सी नदी, कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे है और कौन सी नदी पर है। खोजकर्ता भी आपको पढ़ना है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बृहत स्नानागार कहाँ मिला है, इसके बारे में आप पढ़ना। ये बात हम कर चुके हैं कि बृहत स्नानागार कहाँ मिला है आपको। तो इसके बारे में बता दो, बृहत स्नानागार जो है आपको मोहनजोदड़ो में मिला है। इसे आप पढ़ लेना, डिटेल में नॉलेज है। बाकी हम अब आज की वीडियो को ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है। एनटीपीसी के हिसाब से आपको जितना मैंने इस वीडियो में बता दिया, इससे बाहर नहीं जाने वाला। अगली वीडियो में हम इतिहास के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैथ की भी क्लास चल रही है, उसे सर आपके जो मैथ के सर है वो मैथ की क्लास चला रहे हैं, उस क्लास को भी आप देखना ना भूलें। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।